इतने बड़े देश में, इतने बड़े एरिया में, इतने डाइवर्सिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर में हम हर एक बंदे तक पानी नहीं पहुंचा सकते हैं। तो इट इज़ नॉट ओनली द गवर्नमेंट हु हैज़ टू डू दी वाटर मैनेजमेंट एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, हमें भी हमारे पानी को सिक्योर करने के लिए हमें भी एक कदम लेना होगा। जब राजा महाराजाओं ने सेंट्रलाइज्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया तो उनका समय अलग था, हमारा समय अलग है। हमें डिसेंट्रलाइज तरीकों से सोचना पड़ेगा। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज जिन सज्जन से हम मिलने वाले हैं वो पहले भी एक बार आ चुके हैं। उनकी कंपनी का नाम है नीरेन। नीरेन के ये एमडी हैं श्री अमित भाई दोषी। अमित भाई को आज हमने एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट के तरीके से बुलाया है। इनका एक्सपर्टीज है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्योंकि उसी कंसेप्ट के ऊपर से इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया जिसका नाम है नीरेन। ठीक है, तो क्योंकि बारिशों का मौसम है एंड हर किसी को इतना इंटरेस्ट हो रहा है कि भाई इस बारिश के मौसम में हम पानी के साथ कैसे यूज कर सकते हैं अपने लिए, तो हमने सोचा कि अमित भाई को बुलाया जाए और उनसे बात की जाए और कुछ उनसे ज्ञान लिया जाए और समझ लिया जाए कि कैसे हम रेन वाटर को अपने, एक आम इंसान की तरह हम कैसे रेन वाटर को अपने यहाँ हार्वेस्ट कर सकते हैं। आप में से लास्ट टाइम कुछ लोगों ने जब ये इंटरव्यू सुना था तो करीब करीब 7-8 लोगों ने हमें मैसेजेस भी किए थे और क्वेश्चंस भी पूछे थे। तो वो क्वेश्चंस हम अमित भाई को नहीं भेज के हमने सोचा था कि जब हम उनको नेक्स्ट बुलाएंगे तो रूबरू करके पूछेंगे। तो आज ये एक मौका है जहाँ पे हम वो सारे सवाल पूछेंगे। सवाल कुछ इंग्लिश में है तो मैं रिपीट करूंगा उसी को, उन्हीं क्वेश्चंस को जहाँ जहाँ पे भी है, ताकि मैं उसका एसेंस को मिस ना कर पाऊँ। तो चलिए सुनते हैं। हेलो एंड वेलकम अमित भाई, क्या हाल चाल है आपके? बस फाइन, थैंक यू सो मच फॉर दी। आज आपका रोल अलग है। आज आप अपना बिजनेस प्रमोट करने नहीं आए हैं, एक कंसेप्ट को प्रमोट करने आए हैं, क्योंकि आप उस कंसेप्ट से अपने बिजनेस के प्रणेता हैं। ठीक है ना? हम मानते हैं कि आप उस कंसेप्ट को आप ओन करने की कोशिश करेंगे या कर रहे हैं। तो नथिंग बेटर देन यू, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। सो इसलिए हमने आपको बुलाया, आपसे जानेंगे ताकि हमारी कुछ रूरल एंड अर्बन सिविक बॉडीज को भी उससे कुछ नॉलेज मिले, आपके साथ कनेक्शन हो और उसका कुछ फायदा एक पब्लिक प्राइवेट जॉइंट वेंचर के तरीके से कुछ किया जा सके तो कर सकते हैं। तो हमारा तो ये छोटा सा एक क्या बोलते हैं, साहस है। बाकी आपका है सब कुछ, जो कुछ भी है। ठीक है, आज हम आपसे सवाल पूछते हैं। अच्छा अमित भाई बताइए कि पुराने जमाने में रेन वाटर हार्वेस्टिंग बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था और हमारे राजा महाराजाओं ने इसका बहुत अच्छा चलन किया था। अगर हम जितनी भी पुरानी खुदाई देखते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदारो के लेवल के, यहाँ पे आसपास के जितने भी पुराने अवशेष निकाले गए हैं, उसमें ये देखा गया है कि रेन वाटर के ऊपर और उसकी हार्वेस्टिंग पे काफी ध्यान दिया गया है। राइट? अब क्या, अब क्यों नहीं? हम हमारे ही संस्कृति के सिद्धांत को हम भूल चुके हैं। ठीक है। शायद हम वेस्टर्न पढ़ाई के इन्फ्लुएंस में आ गए हैं। शायद हम अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के इस तरह के मूड में आ गए हैं कि मॉडर्नाइजेशन को हम ये हमारे ऐसे सिद्धांतों के ऊपर समझना शुरू कर दिया है कि आज पानी की सबसे बड़ी किल्लत में हम आ चुके हैं। मुझे जहां तक लगता है वहां तक हमारी मॉडर्नाइजेशन तरफ की जो सोच है जी। या हमारी जो गति है, शायद उस तेजी ने कहीं ना कहीं हमें हमारे गोल्डन प्रिंसिपल से दूर कर दिया है। हमारी संस्कृति में जैसे आपने बताया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सबसे फंडामेंटल चीज होती थी
किसी भी कंस्ट्रक्शन से पहले हमारे राजा महाराजाओं के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जितने भी किले हैं, बहुत ही बड़ी मॉन्यूमेंट या हेरिटेज प्रॉपर्टीज की आप बात करें, चाहे आप हमारे गुजरात की पाटन की जो रानी की वाव है, विच इज द ओनली यूनेस्को हेरिटेज स्ट्रक्चर इन इंडिया, वो भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का अप्रतिम उदाहरण है। ऐसी हमारे देश के हर एक कोने में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लाइव एग्जाम्पल्स आज भी हमें मिलते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमारी संस्कृति में, हमारे कल्चर में, हमारी सोच में बहुत अहम हुआ करता था। ठीक है, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की ऐसी गति हमारी हो गई कि हम सिर्फ ये सोच सकते हैं कि पानी मतलब स्विच दबाओ और आ जाता है। बियॉन्ड हमने कभी सोचा ही नहीं है, क्योंकि आज हम बोरवेल से पानी निकालते हैं, जब स्विच दबाते हैं तो बोरवेल से पानी निकल के आता है। हमने कभी ये सोचा ही नहीं है कि वो पानी धरातल से आ रहा है, धरातल के अंदर कितना पानी है, भूगर्भ जल हमारा कितना था, कितना है और कितना हम निकाल रहे हैं, भूगर्भ जल का दोहन क्या होता है, क्यों हमारे यहाँ पे हर एक नए कंस्ट्रक्शन होने से पहले बोरवेल को बनाए जाते हैं, बोरवेल बनाने के बाद कुछ ही सालों में वो बोरवेल ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। हमने कभी ये सोचा ही नहीं। और मुझे ये लगता है कि हमने उस गोल्डन प्रिंसिपल्स को सिर्फ हमारी हिस्ट्री की पढ़ाई तक सीमित रखा है। हमारी सोच यह है कि वो तो राजा महाराजाओं का काम था, हम क्यों इसे करें। ना हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना हमारे पास उतना बड़ा मैन पावर है, ना हमारे पास उतना कैपिटल है। तो जो काम राजा महाराजाओं ने सदियों पहले किया, हम ये कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि आई नीड टू बी अ किंग टू बी अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर्सन। नहीं, ये एक मीथ है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जब राजा महाराजाओं ने किया था तो उन्होंने बहुत बड़े कम्युनिटी लेवल पे, जिसको आप कह सकते हैं सेंट्रलाइज्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रकल्प किए थे। चाहे वो बहुत बड़े बड़े रिजर्वायर हो, चाहे बड़े लेक्स हो जो इंटरकनेक्ट हो। आज भी आप उदयपुर चले जाएंगे तो वहां पे जितने भी लेक बने हुए हैं, वो सभी लेक को इस तरह से इंटरकनेक्ट किया गया है कि बारिश का पानी आते ही एक लेक ओवरफ्लो होगा, दूसरे में जाएगा और पूरे क्षेत्र के सभी वाटर बॉडीज में पानी मिलेगा। उस समय राजा और महाराजाओं का दायित्व अपनी प्रजा के लिए, एक बहुत बड़े मास के पॉपुलेशन के लिए पानी की सुव्यवस्था करने का था, तो उनका कार्य ये रहा है। लेकिन उसी गोल्डन प्रिंसिपल्स को कस्टमाइज करते हुए मॉडर्न तरीके से हम खुद हमारी पानी की समस्या का, हमारी पानी की किल्लत का निजात पा सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारे पास है, राइट। इशू आई थिंक सोच का है, क्योंकि आपके पास देखिए आज इंडिया में अगर देखने जाएं तो वाटर डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, आप नाम लो और वो सब सिविक बॉडीज है, उसके अंदर वाटर डिपार्टमेंट है। अर्बन और रूरल एरियाज में चले जाएंगे तो वहाँ पे अपने गवर्नमेंट ने अपने डिपार्टमेंट्स खोले हुए हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की तो कमी नहीं है, जो कमी है वो मुझे लगता है सोच की कमी है। हाँ, मतलब दो चीज मेरे हिसाब से इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। एक तो है विलिंगनेस, क्योंकि हम सभी को ऐसी हैबिट लग गई है कि आप स्विच दबाओ पानी आ रहा है, जी। तो पानी बचाने की जो विलिंगनेस है उसकी प्रायोरिटी पीछे चली गई है। और दूसरी चीज कि उस पानी बचाने से मुझे क्या फायदा होगा, वो कितना सरल है, उससे मुझे कितनी लागत आ सकती है, कभी उसके बारे में सोचने का प्रयास, इन अ वेरी सिंपल टर्म्स अगर मैं बताऊं तो उसके ज्ञान का अभाव। सो पहला हो गया विलिंगनेस और दूसरा हो गया नॉलेज। मेरे ख्याल से इंटेंशंस सभी के हैं, और जैसे आपने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, लेकिन
एक हो गई विलिंगनेस कि मुझे ये करना है क्योंकि ये मेरे फ्यूचर के लिए है, मेरे देश के लिए है, मेरी कम्युनिटी के लिए है, मेरे पानी के स्रोत के लिए है, और दूसरा वो करने के लिए जो ज़रूरी है वो नॉलेज, वो बेसिक अवेयरनेस, इसकी मेरे हिसाब से बड़ी कमी है। नहीं, वो मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस की कमी है, वो तो पीपल एट लार्ज जनरल पब्लिक में है, कमी हो सकती है। लेकिन जो डिपार्टमेंट में लोग काम करते हैं वो तो उसके स्पेशलिस्ट हैं, तभी तो उस डिपार्टमेंट में उनको लिया गया है। वो स्पेशलिस्ट ज़रूर हैं, लेकिन वो अपने कार्य क्षेत्र में, अपने पेपर वर्क में या अपनी फॉर्मेलिटीज में इतने उलझे हुए हैं कि आज हम देख सकते हैं कि हमारे सिटीज की अर्बन प्लानिंग में बारिश होती है तो नदियां बन जाती है। 12% से ज्यादा हमारा लैंड भूभाग जो है आज फ्लड से परेशान है। छोटी सी बारिश में भी हमारे यहाँ पे वाटर लॉगिंग हो जाता है। सही है। तो कहीं ना कहीं हमने हमारे अर्बन प्लानिंग के कार्य में रेन वाटर को अग्रेसर या अहम इम्पोर्टेंस नहीं दिया। इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। रेन वाटर इज नॉट अ स्टॉर्म वाटर। हमने उसकी डेफिनेशन स्टॉर्म वाटर करके सबसे बड़ी गलती कर दी है। रेन वाटर मतलब हमारे सड़कों पे, हमारे रोड्स पे, हमारे छत पे, हमारे ओपन एरियाज पे, हमारे ग्रीन एरियाज पे आने वाला पानी कंटामिनेट न हो, इस तरीके से वो चैनलाइज हो करके म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के या यूटिलिटी, वाटर यूटिलिटी के बड़े रिजर्वायर में जाके स्टोर हो जाए। बॉडीज में आराम से बड़े नेचुरल वे में जाके स्टोर। आज वो पानी को सिटीज के बाहर जाने की जगह नहीं है, इसीलिए आप हर सिटी में, हर छोटे छोटे सेंटर्स में आप देखते हैं कि बारिश में पूरी नदियां बनी हुई हैं, घरों में पानी चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अर्बन प्लानिंग की शुरुआत हमारे जो 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, जिसको हम बोलते हैं लाइफ एलिमेंट्स, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पानी, और रेन वाटर के कंजर्वेशन के एंगल से उस पानी को चैनलाइज करके कहीं ना कहीं उसको स्टोर कर दिया जाए, उतना इम्प्लीमेंटेशन के एंगल से अर्बन प्लानिंग में अगर लिया जाए तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा वाटर लॉगिंग का और फ्लडिंग का इश्यू सॉल्व हो सकता है। तो हमारे ये जितना भी हिस्ट्री में जो हमारी आर्कियोलॉजी के जो कंसेप्ट्स अवेलेबल हैं रेन वाटर के एस्पेक्ट से, उससे क्या हमारे अर्बन जो ये प्लानर्स हैं या रूरल प्लानर्स हैं जिसको वाटर के बारे में होना चाहिए, वो समझ क्यों नहीं आती है? क्योंकि सब कुछ अवेलेबल है। सब कुछ अवेलेबल है, और मेरे मेरे ख्याल से उसकी इम्पोर्टेंस ही चली गई है। हम समझते हैं कि हम 2 बोर खोद देंगे, पानी मिल जाएगा इजीली। 2-5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से बोरवेल लग जाता है और जमीन से फ्रीली पानी मिलना शुरू हो जाता है, जितना चाहिए उतना पानी हमें मिल जाता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से भूगर्भ जल मिलना शुरू तो हो गया, लेकिन जिस तरीके की ईज और जितना इजीली वो मिलना जितने बड़े वॉल्यूम में शुरू हो गया कि हमने हमेशा पानी के लिए एक ही चीज सोची है कि ग्राउंड वाटर, कुदरत से मिलने वाला रेन वाटर हमारी सड़कों से जा करके अल्टीमेटली वो हमारे ड्रेनेज में आज जा रहा है। वो जा रहा है हमारे ट्रीटमेंट प्लांट्स पे, जो उस कैपेसिटी के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं, और उनका काम भी स्थगित हो जाता है क्योंकि इतना बड़ा वॉल्यूम का पानी वहां पे आ रहा है। और आज अगर वो पानी ड्रेनेज में नहीं जा रहा है तो सिटीज के अंदर वाटर लॉगिंग हो रहा है। तो नॉलेज होने के साथ साथ गवर्नमेंट लेवल पे, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे सिटीजन्स को ध्यान में रखते हुए उस पानी को कंजर्व करने के लिए, उस पानी को चैनलाइज करके सिटी के आजू बाजू के बड़े रिजर्वायर्स में स्टोर करके उस पानी को वापस यूज करने के तरीकों पे अगर ध्यान दिया जाए तो मुझे लगता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ही एफिशिएंटली और इकोनॉमिकली इम्प्लीमेंट हो सकता है। ओके, सो आपका ये कहना है कि वाटर का जो बैंक है, वाटर बैंक है, उसको लिटरली ग्रो किया जा सकता है। बिल्कुल। क्योंकि भूगर्भ में पानी तो काफ़ी है और आपके पास सारे टेक्निक्स है कैसे उसको, अगर सूखे हुए चीज़ों को कैसे रिचार्ज किया जा सकता है। सो ऑल इट नीड्स इज बेसिकली विलिंगनेस एंड प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन। बिल्कुल। तो और
जितना पानी हमारे पास जमीन के ऊपर है उससे कई गुना ज्यादा पानी हमारे पास मदर अर्थ के नीचे है। ये हमारा भूगर्भ जल है जिसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। और आपने देखा है कि ग्राउंड वाटर बोरवेल के माध्यम से हम निकाल रहे हैं। किसी भी कंस्ट्रक्शन की शुरुआत होने से पहले एक बोरवेल बन जाता है, वहां से पानी की जब आपूर्ति होती है तब कंस्ट्रक्शन कार्य शुरू होता है। सो हमारे जमीन के नीचे जो एक्वीफर है, जो वाटर बैंक है, वो इतना अच्छा और इतनी बड़ी क्वांटिटी का पानी है कि सालों साल तक हम उस पानी के ऊपर हमारी निर्भरता रख सकते हैं। आप देखिए कि पर पर्सन भूगर्भ जल ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी हमारी 6000 क्यूबिक मीटर के करीब थी पर पर्सन पर कैपिटा इन द ईयर 1947। एंड हम कुछ 35 करोड़ हुआ करते थे उस समय हमारा पॉपुलेशन। आज वहां से लेकर हम इस सिचुएशन पे आ गए हैं, इतना भूगर्भ जल हमने निकाला है, इतना भूगर्भ जल हम यूज कर रहे हैं कि हमारी पर पर्सन पर कैपिटा पूरे साल की ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करने जाए तो 1500 क्यूबिक मीटर से नीचे आ गई है। सो 20% सिर्फ वो भूगर्भ जल कैपिटा के हिसाब से बचा है। ऐसी सिचुएशन में ग्राउंड वाटर को हम कैसे हेल्दी रख सकते हैं, ग्राउंड वाटर के लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम हर एक समर में हर साल हम देख रहे हैं कि एक या दूसरे सिटी में एक्यूट वाटर क्राइसिस हो जाती है। रिसेंटली हमने बेंगलोर का एग्जाम्पल देखा, 7000 बोरवेल वहां पे सूख गए। चेन्नई में था कुछ साल पहले, चेन्नई में था, हैदराबाद में था। तो ग्राउंड वाटर के दोहन से जितना ग्राउंड वाटर ज्यादा हम निकाल रहे हैं उतना उसका लेवल नीचे जा रहा है। उस लेवल को ऊपर लाने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट को हम रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते, एक कदम हमें भी बढ़ना होगा। इतने बड़े पॉपुलेशन 130-135 करोड़ इंडियंस को अगर 100 लीटर पर डे पानी आप कैलकुलेट करो जो हमारी बेसिक नीड है, तो 13,500 करोड़ लीटर पानी रोज का चाहिए। ठीक है। और इतने बड़े देश में, इतने बड़े एरिया में, इतने डाइवर्सिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर में हम हर एक बंदे तक पानी नहीं पहुंचा सकते हैं। सो इट इज नॉट ओनली द गवर्नमेंट हु हैज टू डू दी वाटर मैनेजमेंट एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। हमें भी हमारे पानी को सिक्योर करने के लिए हमें भी एक कदम लेना होगा। और वही बात पे मैं आना चाह रहा था कि जब राजा महाराजाओं ने सेंट्रलाइज रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया तो उनका समय अलग था, हमारा समय अलग है। हमें डिसेंट्रलाइज तरीकों से सोचना पड़ेगा। डिसेंट्रलाइज तरीके का मतलब ये है कि हम हमारा पानी हमारे जल स्रोत में स्टोर कर लें और हमारे लिए यूज कर ले, बाकी का पानी हम हमारे भूगर्भ जल को दे दें ताकि उसका लेवल ऊपर आए। उस पानी को हम हमारे ड्रेनेज में, ओशन में न बहने दें। ओके, हमारे एक वन ऑफ आवर कलीग्स ही इज गिवन अप दिस क्वेश्चन, तो बड़ा ही प्रैक्टिकल है। वो उन्होंने पूछा है कि इन द रिसेंट मूवी कल्कि वाटर इज पोर्ट्रेड एज अ लग्जरी and rain is depicted as a rare event. Do you foresee this scenario becoming a reality? You know, this is the question. So rain can never be rare, क्योंकि हमारा अस्तित्व ही रेन है। पानी का जो आत्मा है, the original water on the earth is rain. ग्राउंड वाटर का सबसे बड़ा रिफिल करने वाला जो कोई पानी है तो वो रेन वाटर है। हमारी ग्रीनरी, हमारी पूरे एनवायरनमेंट का अगर जो आधार है तो वो रेन है। तो रेन विल नेवर बी अ रेयर फिनोमिना, रेन विल ऑलवेज बी रियल फिनोमिना। रेन की इंटेंसिटी और रेनी डेज की आगे पीछे होने की जो फिनोमिना अभी हो रही है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। और वो हमें हर एक अलग अलग कंट्रीज में जैसे हम फेस कर रहे हैं वो भी हमें फेस करनी होगी।
बट रेन विल ऑलवेज बी देयर। जिस दिन रेन अगर एक रेयर फिनोमिना बन जाता है या पानी लग्जरी बन जाता है, मुझे लगता है कि हमारे अस्तित्व का ही वो आखिरी दिन हो जाएगा। ठीक है, मैं एग्री करता हूँ अमित भाई, लेकिन आजकल ये बहुत सुना जाता है कि अब वॉर, द नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर विल बी वाटर वॉर। हाउ ट्रुथ इट इज देयर? सो वो एक्सट्रीम लेवल पे जब आप एग्जाम्पल देते हैं तो लोग ये कहते हैं कि नेक्स्ट वॉर जो होगी, वर्ल्ड वॉर होगी, वो पानी के लिए होगी। सो लोग ये दिखा रहे हैं, ये समझ रहे हैं, और उनका ये गट फीलिंग है कि सबसे प्रेशियस चीज जो कोई है और जिसकी कीमत और बढ़ने वाली है, जो और रेयर होने वाली है, जो शायद इतनी बड़ी अबेंडेंट क्वांटिटी में आज अवेलेबल है, कल नहीं होने वाली है, वो सिर्फ पानी है। क्या रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ऑप्शन टू आरओ? आई थिंक यस। एंड जैसा मैंने कहा कि रेन वाटर शुद्ध है, ये हमें पृथ्वी पे मिलने वाला सबसे पवित्र पानी है। साइंटिफिकली इसको आप देखें या वाटर लैब में इसका टेस्ट कराएं तो इट इज अ सॉफ्ट वाटर विद ऑल द वाइटल एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर अ बॉडी। पानी के अंदर जो प्राण है, और वो प्राण वाला पानी जो है वो रेन वाटर है। हम जमीन से जो पानी बोरवेल के माध्यम से निकालते हैं, उस पानी में हार्डनेस, सोडियम और मैग्नीशियम जैसे पदार्थ, और टीडीएस, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, क्योंकि हमारे बोरवेल के लेयर्स, बोरवेल की डेप्थ और नीचे चली गई है, तो पानी में अशुद्धियों की मात्रा बढ़ रही है। अब इस अशुद्धि वाले पानी को आप पी नहीं सकते हैं। अगर इस पानी को आप पिएंगे तो आपको बहुत सारे दूसरे डिजीज होने शुरू हो जाएंगे, जैसे किडनी स्टोन है, हैवी रेनफॉल है, या स्किन प्रॉब्लम्स, क्योंकि सब पानी शुरू हो में भी जाएगा। नीचे हैवी मेटल्स काफी अवेलेबल हैं। हाँ, और कुछ कुछ क्षेत्रों में डेप्थ जहाँ पे एक्सट्रीम ज्यादा हो गई है, वहां पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में फ्लोराइड मिल रहा है। जैसे हमारा महसाना, उत्तर गुजरात का पूरा ज्योग्राफिकल एरिया है, सो वहाँ पे डेंटल प्रॉब्लम्स बहुत हैवी हो गए हैं, किडनी स्टोन्स बहुत बहुत कॉमन हो गए हैं। ऐसे बोरवेल के पानी को कंज्यूम करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस इज अ कंपल्सरी ऑप्शन, कि उस पानी को जब तक आप रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस से क्लीन नहीं करेंगे, शुद्ध नहीं करेंगे, आप उसको पी नहीं सकते हैं। अब जब आप रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज करते हैं तो पानी के अंदर पूरे जितने भी मिनरल्स हैं, वो सब मिनरल्स फिल्टरेशन होने के बाद अशुद्धियों के साथ बाहर बाहर निकल जाते हैं। जब वो मिनरल्स पानी में नहीं है तो पानी ने अपना प्राण गंवा दिया है। तो आप पानी पी रहे हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए, आपकी बॉडी को किसी भी प्रकार का प्राण, लाइफ, किसी भी प्रकार का वाइटल एलिमेंट नहीं मिल रहा है। इसलिए जो हमारा पॉपुलेशन आज आरओ पे निर्भर है, आप देखेंगे कि उनमें रेजिस्टेंस पावर की कमी हो गई है, इम्यूनिटी लेवल काफी कम हो गया है। उनके घरों में बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो भी वो मिनरल वाटर बॉटल कैरी करते हैं, वही पानी पीते हैं, क्योंकि वो दूसरा कोई पानी पिएंगे या कहीं और खाना खा लेंगे तो इमीडिएटली उनको कुछ इन्फेक्शन हो जाएगा। तो बच्चों में, बड़ों में वो रेजिस्टेंस पावर कम हो गया है, एक। दूसरा, मोस्ट ऑफ द वेजिटेरियन फैमिलीज दे हैव स्टार्टेड getting deficiency of vital vitamins, विटामिन B12, विटामिन D3 उनके शरीर में कम होता जा रहा है, और वो कम होने की वजह से बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम शरीर में हो जाते हैं। ठीक है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज करते हैं तो एक तो है कि दुनिया भर की डिजीज को हम फ्रीली घर में ले आते हैं, हमारी बॉडी में ले आते हैं। दूसरा, रिवर्स ऑस्मोसिस इतनी जटिल प्रक्रिया है कि पानी को फिल्ट्रेशन करने के साथ साथ 70-80% पानी को वो बाहर निकाल देता है। सो इफेक्टिवली अगर 3 बॉटल आप वेस्ट करेंगे तो 1 बॉटल पानी आपको वापस मिलता है। सो हमारे जैसे देश के लिए ये टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारे पास वैसे भी पानी की बड़ी किल्लत है। जब आप बोरवेल से पानी निकालते हैं, इफेक्टिवली सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा, अगर आपके घर में बोरवेल चलता है तो 1 महीने का 10,000 रुपये का इलेक्ट्रिकल कंजप्शन आता है। और ये वो 10,000 रुपये के पानी की कीमत तो बहुत ज्यादा है। ये तो इलेक्ट्रिकल कंजप्शन की मैं बात कर रहा हूँ। 10,000 रुपये का इलेक्ट्रिकल कंजप्शन है, उसमें से 70% पानी आपका वापस ड्रेन में जा रहा है।
विच मीन 7,000 रुपये हर महीने आपके ड्रेन में जा रहे हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस ये जो टेक्नोलॉजी है, ये हेल्थ के एंगल से हमारे लिए बड़ी ही डेंजरस है, क्योंकि बोरवेल के अलावा दूसरे कोई वाटर पे हम निर्भर नहीं हो रहे हैं। इसलिए कंपल्सन है कि हम आरओ यूज करें। आरओ यूज करते हैं तो दुनिया भर के रोग हम ले आते हैं, बहुत सारे पानी को वेस्ट करते हैं। तो सबसे सरल, सस्टेनेबल और सेंसिबल जो तरीका है वो है आप रेन वाटर को अपने ड्रिंकिंग और कुकिंग में यूज कीजिए। और ये फ्रीली मिलने वाला, अपने छत पे मिलने वाला पानी है। इसको अपनी ड्रिंकिंग वाटर टैंक में आप स्टोर कर ले फिल्टर करके। उस पानी को अभी जैसे जिस दिन ये जो अभी दिन चल रहे हैं, ये मघा नक्षत्र बोलते हैं, और इस नक्षत्र में मिलने वाला जो वर्षा जल है वो सबसे शुद्ध, सबसे उत्तम होता है। उसकी तुलना सोने से की जाती है। हमारे आयुर्वेद शास्त्र में, हमारे सभी आप देखेंगे स्क्रिप्चर्स में मघा नक्षत्र के रेन वाटर का उल्लेख किया गया। अगर ये पानी आप पीने के लिए पूरे साल यूज करते हैं तो आप हेल्दी रहेंगे, आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार की डिसीज नहीं आएंगे, बहुत सारे डिसीज की रिकवरी हो जाएगी। तो रेन वाटर हमारे जैसे देश में, हमारे घरों में हम स्टोर करके अगर पूरे साल पीते हैं तो हमारी पानी की कॉस्ट, पानी का वेस्टेज और हेल्थ, ये तीनों में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है, और जिसके लिए हमें किसी भी प्रकार का खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, अमित भाई, आप ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो करना है वो गवर्नमेंट करती है, तो हमें बताइए कि आम आदमी क्या कर सकता है? In nutshell, can you suggest us कि what can ordinary common person do? यस, सो एक आम इंसान को अपने ही लेवल पे, अपने ही घर पे, अपने ही संस्थागत बिल्डिंग पे, अपने ही कमर्शियल प्रीमाइसेस में, उसको अपनी छत पे गिरने वाले वर्षा जल को उसी पाइप से कैप्चर कर लेना है, नीरेन जैसा डिवाइस लगा करके फिल्टर करना है, और उस फिल्टर्ड शुद्ध रेन वाटर को अपने टैंक में ले लेना है। ये टैंक से पूरे साल इस पानी को आप ड्रिंकिंग और कुकिंग में यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास दूसरा यूटिलिटी वाला टैंक है तो बाकी के समय का वर्षा जल जो है, अदर देन दी मघा नक्षत्र, ये आप यूटिलिटी टैंक में इस पानी को ले लीजिए और 3 या 4 महीने तक आप इस पानी को यूज में लीजिए। जो बचा हुआ पानी है, एक्सेस रेन वाटर जो है, उसको अपने ही घर के बोरवेल में आप उसी टैंक के ओवरफ्लो से कनेक्ट कर दीजिए। तो आपके घर के छत का एक भी बूंद वेस्ट नहीं होगा। आप देखेंगे अर्बन एरियाज में हमारे पास बड़े बड़े फ्लैट्स हो गए हैं। एक एक फ्लैट की एवरेज 5,000 से लेके 15,000 स्क्वायर फीट की छतें होती है। अब मोस्ट ऑफ दी सोसाइटीज में रूफटॉप एरिया ज्यादा होता है, ओपन एरिया कम होता है। नए नए जो प्रतिष्ठान बन रहे हैं उसमें, नई नई सोसाइटीज बन रही है उसमें, तो हमारी छतों का पानी अगर हमारे जल स्रोत में चला जाता है तो बाहर वाटर लॉगिंग नहीं होगा, फ्लडिंग नहीं होगा। दूसरा, मेरे बोरवेल में जाने से उस पानी का ग्राउंड वाटर लेवल ऊपर आएगा। बोरवेल के पानी के टीडीएस और हार्डनेस में रेन वाटर मिक्स होने से डाइल्यूशन इफेक्ट होगी, क्योंकि रेन वाटर में किसी भी प्रकार का टीडीएस और हार्डनेस नहीं होता है। उस पानी की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आएगा। आपका बोरवेल कभी भी सूखेगा नहीं। ओके, तो जैसे आज की तारीख में जितने भी कमर्शियल बिल्डिंग्स बन रहे हैं या पुराने जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, उनमें बोरवेल्स हैं, नीचे अंडरग्राउंड टैंक है, उससे पानी ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है ना? तो बोरवेल को चालू करते हैं, पहले नीचे पानी आता है और फिर नीचे से पानी ऊपर लेके जाके सबको डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब वो बोरवेल्स जो हैं उनको भी रिचार्ज किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, वो आपका प्रोडक्शन बोरवेल है और वो नीचे की रिवर से पानी खींच करके आपको अपनी टंकी में दे रहा है, वो पानी आप यूज करते हैं जी। तो उसी बोरवेल के अंदर जो आपका प्रोडक्शन बोरवेल है उसमें 2 पाइपें रहती हैं। जो बाहर वाली बड़ी पाइप होती है उसको केसिंग पाइप कहते हैं, और अंदर जो छोटी पाइप होती है जहां से पानी ऊपर आता है उसको कॉलम पाइप बोलते हैं। केसिंग पाइप और कॉलम पाइप के बीच में जो जगह है, उस जगह से रेन वाटर को हमें वापस उसी रिवर में भेजना है। अच्छा। क्योंकि हमारा सबमर्सिबल पंप जो है, जो पानी को ऊपर भेज रहा है, वो तो हमेशा पानी में डूबा रहता है।
तो हमारा जो पानी रेन वाटर ऊपर से केसिंग पाइप से जाएगा वो उसी पानी में जाके मिक्स हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि कॉलम पाइप और केसिंग का पाइप के बीच में जो जगह है उस वहां से पानी जो रेन वाटर है वो अंदर डाला जाए। एग्जैक्टली। अब उसके लिए क्या कोई टेक्नोलॉजी होती है कि आम आदमी कर सकता है या प्लम्बर कर सकता है या सोसाइटी के लोग मिलकर कर सकते हैं, कैसे हो सकता ये एक प्लम्बर आसानी से 1.5-2 घंटे में कर सकता है, इतना सरल है। है? जो भी वर्षा जल की पाइप आती है छत से, उस पाइप के साथ एक जैसा नीरेन का फिल्टर डिवाइस लग जाए, क्योंकि छत से आने वाले पानी में जो अशुद्धियां है, पत्ते, प्लास्टिक, कागज या ठीक जो है, भी वो है, फिल्टर हो वो जाए। फिल्टर हो जाए। और जो पानी उसके क्लीन वाटर आउटलेट से बाहर आता है वो 4 इंच की पाइप से आता है। अब उस 4 इंच की पाइप को बोरवेल की केसिंग पाइप में होल्ड करके जोड़ दीजिए। ये काम कोई भी लोकल प्लम्बर, नेबरहुड प्लम्बर बहुत ही आसानी से कर सकता है। ओके। इसमें किसी भी दूसरे टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं है। केसिंग पाइप हमारी होती है या तो एमएस की होती है, स्टील की होती है, या वो पीवीसी की होती है, या वो सीमेंट की होती है। तो तीनों प्रकार के मटेरियल में आसानी से आप एक 4 इंच का छेद कर दीजिए। 4 इंच की पीवीसी की पाइप जो फिल्टर यूनिट से आ रही है उसको ये होल में आप जोड़ दीजिए। एमसील वगैरह लगा करके, सीमेंट लगा के उसको वाटर लीक प्रूफ कर दीजिए। आपने कुदरत से मिलने वाले पानी को मदर अर्थ के ग्राउंड वाटर के साथ जोड़ दिया। आपके छत पे आने वाला एक एक बूंद आप ही के पानी के रिसोर्स में जाकर के संग्रह हो जाएगा। आपका ये रिसोर्स जीवन पर्यंत लाइव, हेल्दी और अच्छा रहेगा, कभी वो सूखेगा नहीं। ओके, मेरा ये सवाल है कि आपका जो डिवाइस आप जो बात कर रहे हैं निग्रेन का, ये कितने तक का जो मतलब वाटर है, रेन वाटर है, वो ग्राउंड वाटर में डाल सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम? सो एक फ्लैट का, एक बंगले का या 100 फ्लैट का एक साथ कर सकता है, कितने? सो एक नीरेन यूनिट करीब करीब 1200 से 1500 स्क्वायर फीट एरिया का पानी फिल्टर करके बोरवेल में बेच सकता है। ओके। सो अगर फ्लैट की मान लीजिए स्क्वायर फीट एरिया में 5000 स्क्वायर फीट की छत है, तो आपको 4 यूनिट लगा। जी। 4 नीरेन से पानी आया, उस पाइप्स को आपने इंटरकनेक्ट करके बोरवेल के पास लेके गए, वहां पे छोटा सा एक ब्रिक चैम्बर बना के चारों पाइप को उसमें जोड़ दिया और वहां से एक सिंगल पाइप बोरवेल के साथ जुड़ जाएगा। ओके। अब वो नीचे जो पानी है जहाँ पे वो जाता है, वो तो रिवर है नीचे, अंडरग्राउंड रिवर। तो लोगों का ये बोलना होगा कि मैं तो पानी यहाँ पे चार्ज कर रहा हूँ लेकिन वो पानी शायद मुझे तो नहीं मिलेगा, किसी और को भी जाके मिलेगा। बिकॉज ह्यूमन बीइंग तो बड़ा सेल्फिश है। बिल्कुल। ठीक है ना? तो द होल आइडिया इज कि एवरीबडी इफ दे डू इट, आई थिंक ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है। बिल्कुल। एंड अगर गवर्नमेंट भी इसको लोगों को समझा दे फ्रॉम देयर क्या बोलते हैं टीवी के माध्यम से, कि आप हर अपार्टमेंट वाले को समझाए या फिर उनको कंपलसरी करवाए, तो आई थिंक दैट कैन सॉर्ट आउट द इशू वेरी वेल इजीली। सो 2 चीजें हैं, जैसे आपने बोला कि मेरे बोरवेल में मैं पानी डालूंगा तो बाजू वाले के पास चला जाएगा, तो या वो बह के कहीं और चला गया तो मेरा हमेशा ये सबमिशन रहता है उन लोगों से जो ऐसा मुझे पूछते हैं कि भाई साहब आप जो निकालते हो ना वो किसी और ने डाला हो। आप इतने नहीं समझता। हाँ, मतलब कोई द होल आइडिया इज हाँ कि अगर इसी को एक जुम्बेश बना दिया, हाँ, दैट एवरीबडी हैज टू डू इट कंपलसरी। और जैसे सरकार के पास तो पावर है, हाँ, वो ये बोल सकती है हर अपार्टमेंट वालों को कि भाई आप ये विद इन 1 ईयर ये करके हमें दे दीजिए और हम कुछ सब्सिडी आपको देंगे। आई एम श्योर कि एवरीबडी वुड स्टार्ट डूइंग इट। हाँ। और मैं एक और चीज इसमें ऐड करूंगा कि इट कैन बिकम अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट, इट कैन बिकम अ पॉलिसी इंटरवेंशन रादर, कि भैया आपको बिल्डिंग यूज परमिशन लेनी है, आपने जल स्रोत बनाया है अपना बोरवेल और आपके पास म्युनिसिपल पानी का कनेक्शन नहीं है, इसलिए आप जो है अपने पानी का सर्वाइवल अपने बोरवेल से कर रहे हैं अपने रोजिंदे यूज के लिए। आपको अपनी छत का पानी अपने टंकी में और अपने बोरवेल में वापस भेजना है। ये अगर आप नहीं करते हैं
तब तक आपको बिल्डिंग यूज परमिशन नहीं मिलेगी। वो तो हो गया ना सर, नए की बात कर रहे हैं। हाँ। मैं तो पुराने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज आप देखिए ना, एक सिटी है अहमदाबाद, कितने सारे अपार्टमेंट्स हैं और हर एक के बोरवेल्स हैं। हर एक क्या म्युनिसिपल वाटर से तो फुलफिल नहीं होती है? म्युनिसिपल वाटर से आपूर्ति तो 20% होती है। हाँ, लोगों के यहाँ 6-6 घंटे बोरवेल चलते हैं। करेक्ट। मैंने इतने लोगों से सुना है उनके बोरवेल का मंथली इलेक्ट्रिकल कंजप्शन लाखों में आता है सर। सही है जी। तो आप छोटा सा काम अगर यू नो एज अ पॉलिसी इफ दे कैन डू इट, हाँ, आई थिंक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। और सरकार अगर इसके ऊपर कुछ सब्सिडी देती है हम्म, तो जितनी अमाउंट का सब्सिडी पे खर्च होता है उससे अनेक गुना ज्यादा पैसा सरकार को वापस इसलिए मिल जाता है कि वो पानी रोड पे आना बंद हो जाता हो है। जाता है जी, बिल्कुल सही, हमारी वेस्ट नहीं होता। वेस्टेज नहीं होता। और जब फ्लडिंग होता है, वाटर लॉगिंग होता है, तो सरकार को सबसे ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है उसको रिस्टोर करने के लिए। तो ठीक है, सो आई थिंक अगर हम ये किसी एक डिस्ट्रिक्ट में किसी को अप्रोच करके अगर ये इसको थोड़ा और एक्टिव कर दिया जाए, ब्यूरोक्रेट्स को समझा के, एंड देन इफ दे कैन रियली अंडरस्टैंड दैट, तो काफी अच्छा काम हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। है ना? ये बहुत सरल है, स्केलेबल है, प्रैक्टिकल है, जिसको इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए इकोनॉमिकल है। कभी सोचा है अमित भाई दोषी ने कि किस तरह इस गवर्नमेंट के बोर्ड पे आया जाए और इसके बारे में बात की जाए? काफी सोच रखा है, और हम वेट कर रहे हैं कि कोई ऐसे फोरम पे, ऐसे प्लेटफॉर्म पे ये बात रखी जाए जहां पे सेंसिबली इसको एक पॉलिसी इंटरवेंशन के स्वरूप से आगे ले दिया जाए। क्योंकि जब तक हमारे बोरवेल्स सूखने बंद नहीं होंगे तब तक नए बोरवेल बनते रहेंगे। जब तक सूखेंगे नहीं तब तक मैं जागरूक नहीं होऊंगा। जागरूक नहीं होंगे। और एक बोरवेल नया बनाना मतलब, आज हमारे अहमदाबाद सिटी की बात करें तो 5 लाख से लेके 8 लाख रुपए तक की लागत आती है। और बोरवेल कंस्ट्रक्शन इज अ वेरी टीडियस प्रोसेस। तो हमारे बोरवेल को हमने बचा लिया, मतलब अगले 50-100 साल तक हमारे पानी के भविष्य को हमने सुरक्षित कर लिया। देखिए, अगर हम देखने जाए तो अहमदाबाद की जो लेक्स हैं उसके रिचार्जिंग के बारे में भी कुछ साल पहले से ही सोचा गया है। उससे पहले तो सोचा ही नहीं गया कभी भी। ठीक बात है। अभी कुछ साल से मैं देख रहा हूँ कि उसके रिचार्ज के बारे में सोचा जाता है, वो एक्टिवेट हुआ है, लेकिन पहले तो हम कभी नहीं सोचते थे। रीजन आई थिंक ये भी हो सकता है कि वो नेचुरली रिचार्ज हो जाती थी। नेचुरली रिचार्ज होने की जो प्रोसेस है वो बहुत लिमिटेड है, होता ही है but बहुत लिमिटेड है। हम जिस सतह से पानी निकालते हैं वो 500 फीट 600 फीट की सतह है, जो ग्राउंड वाटर वाला एरिया है। और ग्राउंड वाटर वाले एरिया में से जब हम इतना ज्यादा पानी निकाल रहे हैं तो हमारा पानी का रिचार्ज भी ऊपर की सतह में न होकर के थोड़ा सा शैलो जोन में, मतलब 150 फीट से लेकर के 250-300 फीट के लेवल में अगर रिचार्ज होता है तो वो अगले कुछ सालों में ग्राउंड वाटर को रिजर्वेट करता है और उसको ऊपर ले आने में हेल्प करता है। ओके, चलिए, कुछ एग्जाम्पल्स आपके पास होंगे किसी स्टेट के, किसी डिस्ट्रिक्ट के, जहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बड़े सक्सेसफुल वे में प्रैक्टिस किया गया है। देखिए, गवर्नमेंट के पॉलिसी इंटरवेंशन से, जैसे हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स MOHUA है, उन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव लेकर के, जैसे उन्होंने हमें कार्य दिया अहमदाबाद में कि अहमदाबाद के वाटर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशंस पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके उस पानी को बचाया जाए। अच्छा। तो आई थिंक 15 या 16 वाटर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशंस पे हमने उनको इम्प्लीमेंट करके दिया। तो हर साल 18 से 20 लाख लीटर पानी बचना शुरू हो गया। ओके। ये शुद्ध 0 TDS वाला पानी अदरवाइज हम खरीदने जाते हैं तो 20 रुपये पर लीटर मिलता है। आज ये पानी फ्री ऑफ कॉस्ट बच के हमारे टैंक्स में, हमारे सूख चुके डेड बोरवेल में जाता है तो उसको ये लाइव कर देता है। तो ऐसे नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं। गुजरात स्टेट में है, अहमदाबाद सिटी में है, वडोदरा में है। वडोदरा में काफ़ी सारे हैबिटाट सिर्फ बोरवेल पे निर्भर है। उनके पास पहुंचने वाला जो यूटिलिटी का पानी है वो बहुत कम होता है। और उनके बोरवेल में भी बड़ी दिक्कत है क्योंकि
समर में धूप काले में उनके बोरवेल में से पानी नहीं मिलता है। ओके। जो बोरवेल रोज 1 घंटे पानी देता है पूरे साल, वो समर में सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट पानी देता है। तो ऐसे बहुत सारे घरों ने हमारा ये नीरेन का यूनिट लगा करके वर्षा जल को बोरवेल में स्टोर करना शुरू कर दिया। और ऐसे 2 साल 3 साल तक उन्होंने कंटिन्यूस हार्वेस्टिंग किया। तो अभी समर में भी उनके बोरवेल में काफी अच्छी एफिशिएंसी मिलती है, बोरवेल में पानी कम नहीं होता है। ओके। तो ऐसे एग्जांपल्स हमारे पास राजस्थान में है, महाराष्ट्र में, पूना में है, कोल्हापुर, सतारा, सांगली, उड़ीसा जैसे स्टेट में बहुत बड़े पैमाने पे राज्य सरकार ने एक ऐसी स्कीम बनाई है और वहाँ के इंडिविजुअल लोग जो है इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने कुएं में, अपने हैंड पंप में, अपने बोरवेल्स में। उसी तरीके से हमने मध्य प्रदेश में इम्प्लीमेंटेशन किया। कर्नाटका स्टेट में बहुत सारे बोरवेल के साथ हमारे प्रोडक्ट का नीरेन का इंस्टॉलेशन हुआ। तमिलनाडु में, केरला में काफी सारे इंडिविजुअल लेवल पे इसके सक्सेस स्टोरी बने हैं। बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्रीमाइसिस ने इसको इम्प्लीमेंट किया है, जो एक 50 mm के बारिश में, 2 इंच के बारिश में 1 मिलियन लीटर्स मतलब 10 लाख लीटर पानी एक साथ बचता है। ऐसी नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस हैं हमारे पास, जिनके केस स्टडी और जो लाइव हम जाके देख सकते हैं कि इतना पानी वो अभी बचा रहे हैं। ओके। नीरेन जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो एक हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, राइट? क्या कोई इसका कमर्शियल वर्जन भी है? हाँ, अभी तक तो एक ही मॉडल पे हमने काम किया है और क्योंकि उसको हमने 1200 से 1500 स्क्वायर फीट के लिए डिजाइन किया था जी। उसका रीजन ये था कि बस नॉर्मली सभी बिल्डिंग्स पे 800,000 स्क्वायर फीट पे एक रेन वाटर का ड्रेन आउटलेट आ जाता है। क्योंकि स्ट्रक्चर्स पे लोड ना बढ़े, सीपेज ना हो, इसलिए मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स 800 से 1000 स्क्वायर फीट पे एक रेन वाटर का आउटलेट डिजाइन करते हैं। तो हमने सोचा कि 1200 से 1500 स्क्वायर फीट की ऐसी साइज कर दी जाए कि एक ही बिल्डिंग के अंदर अगर एक तरफ बोरवेल है, एक तरफ टैंक है, एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ बोरवेल या टैंक है, तो जिस दिशा में वो रेन वाटर पाइप उतर रही है उस दिशा से वहां पे उस यूनिट लगा करके उस पानी के रिसोर्स को हार्वेस्ट किया जाए, रेन वाटर के माध्यम से बचाया जाए। तो अगर बड़े बड़े कमर्शियल वर्जन्स हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल शेड्स हैं या इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स है, तो नीरेन के मल्टीपल में लग जाते हैं। तो मल्टीपल में लगने से क्या है कि प्लम्बिंग कॉस्ट कम आ जाती है। हर एक डाउन पाइप का यूटिलाइजेशन हो जाता है और किसी भी बिल्डिंग के कॉर्नर में आपका पानी का रिसोर्स हो उसको नजदीक वाले आउटलेट से पानी मिल जाता है। तो आपका जो क्वेश्चन था उसमें हम लोग एक और मॉडल पे वर्क कर रहे हैं कि जो बहुत बड़ी साइज के इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स है और नंबर ऑफ डाउन टेक पाइप्स कम है, तो ऐसी जगहों पे अगर बड़ी साइज का यूनिट हो तो नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा लगाने की जहाँ पे दिक्कत होती है, जहाँ पे प्लम्बिंग क्लमजी हो जाता है, ऑकवर्ड हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वैसी जगहों के लिए हम एक बड़ा साइज का यूनिट भी डिजाइन कर रहे हैं। ओके। जहां तक मेरी समझ है, दो आपके लिए रेफरल पार्टनर्स बन सकते हैं। एक तो इंडस्ट्रियल आर्किटेक्ट्स जो पूरा का पूरा बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हैं, राइट? और दूसरा है आपके आर्किटेक्ट्स। करेक्ट। ठीक है। तो ये दोनों में अगर आप स्टार्ट कर सकते हैं तो आई थिंक अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस, ऑन अप्रोचिंग द आर्किटेक्ट्स फॉर दिस कंसेप्ट? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। आर्किटेक्ट्स, प्लम्बिंग कंसल्टेंट्स या बिल्डर्स, ग्रीन बिल्डिंग कंसल्टेंट्स, ग्रीन बिल्डिंग आर्किटेक्ट्स, ये अपने कंसेप्ट में जब इसको प्रमोट करते हैं, इसको रिकमेंड करते हैं, इसको सजेस्ट करते हैं, तो नेचुरली जो इम्प्लीमेंट करने वाला बंदा है उसका झुकाव इस तरफ आ जाता है और उस पर इम्प्लीमेंट करता है। तो ये आपने सही कहा एंड आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट approaching them, and we are working on meeting number of architects and plumbing consultants for this. Okay. चलिए, लास्ट में मेरा एक सवाल ये आता है कि नीरेन तो प्रमोट होगा ही होगा, आप अमित भाई दोषी इस कंसेप्ट को प्रमोट करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले तो मैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंसेप्ट को समर्पित हूँ। ओके। इन द सेंस
चाहे वो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, जिसका नीरेन एक माध्यम है, नीरेन के यूज से वो इजीली इम्प्लीमेंट हो जाता है, जी, इफेक्टिवली इकोनॉमिकली इम्प्लीमेंट हो जाता है, कॉमन मैन के लिए इजी है। बट रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अलावा जो सरफेस पे पानी गिरता है, उसके लिए भी हमने सिस्टम्स डिजाइन किए हैं। अच्छा। और काफी सारे ऐसे सिस्टम्स हमने इंडस्ट्रीज में इंस्टॉल किए हैं कि सरफेस पे आने वाले, बह के आने वाले पानी को फिल्टर करके, शुद्ध करके सिर्फ यूज में लिया जाए या उसको जमीन में रिचार्ज कर दिया जाए। तीसरा है कि लेक वाटर मैनेजमेंट। जब आपके पास छोटे पॉन्ड है, लेक है, गांव के आजू बाजू में बसे हुए नेचुरल लेक बॉडी होते हैं, उस लेक बॉडी में रेन वाटर जो फ्रेश वाटर आता है उसका यूज करके जमीन में कैसे थ्रू इंजेक्शन रिचार्ज वेल टेक्निक कैसे उसको रिचार्ज किया जाए, उसके ऊपर हमने बहुत काम किया है। काफी सारे इंडस्ट्रीज को हमने इसका सॉल्यूशन दिया है। इसके साथ साथ रेन वाटर को अपने एग्रीकल्चर क्षेत्र में, अपने फार्म में, अपने खेतर के अंदर आप उसको कंटेंट करके, कंटेंट इसलिए करना है कि पानी जो आपके एग्रीकल्चर फार्म में गिरा, खेत का पानी अगर खेत से बाहर नहीं जाता है तो उस सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है और उसकी पानी की रिक्वायरमेंट जो है काफी कम हो जाती है। तो हम लोगों ने ऐसे सिंपल मॉड्यूल्स डिजाइन किए हैं जिसको जमीन से 4 फुट नीचे तक लगा दिया जाए, जो कॉर्रुगेटेड शीट्स जो आते हैं, सिर्फ सिंपल वो कॉर्रुगेटेड शीट्स को यूज करके जमीन में 4 फुट तक आपने लगा दिए, तो आपके खेत में जितना भी वर्षा जल आ रहा है वो पानी बह के बाहर नहीं जाएगा, सीधा नीचे जाता है। धीरे धीरे वो नीचे होता जाएगा। इससे खेत में जो कुआं है उसका लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। इससे खेत में जो बोरवेल है उसमें रीजनरेशन मिलता है। परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर बढ़ने की वजह से खेत में पानी की का कंजप्शन जो कम हो जाता है। और ये बहुत इकोनॉमिकली, मतलब जो फार्मर है, किसान खुद इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, इसकी कोई लागत नहीं है। तो ऐसे सिंपल तरीकों से हम लोगों को एजुकेट करते हैं। आई एम अ रेगुलर स्पीकर एट वेरियस यूनिवर्सिटीज। आई कंडक्ट सेशंस एट दूरदर्शन। दूरदर्शन अहमदाबाद ने भी काफी सारे दूसरे केस स्टडीज तैयार किए हैं अलग अलग टेक्निक्स के ऊपर। पर्यावरण काफी करके उनका एक प्रोग्राम होता है, उसमें आई गो एज एन एक्सपर्ट और लोग उसमें लाइव क्वेश्चंस करते हैं ऑल ओवर गुजरात से। तो ये एक पैशन है और मैं ये समझता हूँ कि ये पैशन से ज़्यादा मेरी जिम्मेदारी है, मेरा दायित्व है, मेरा ये कर्तव्य है कि लोग पानी, रेन वाटर को बचाने की मुहिम में आए। जितना ज़्यादा पानी बचेगा उतने जल्दी हम वाटर से तो सुरक्षित बनेंगे, समृद्ध होंगे, कम्युनिटी फ्लरिश होगी और हमारा देश, हमारा राष्ट्र जो है वाटर पॉजिटिव नेशन बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। जी, सो वंडरफुल। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू अमित भाई, बड़ा अच्छा लगा। एंड वेल, नीरेन तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपको सवाल पर्सनली पूछने का रीज़न यही था कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप काफ़ी कुछ कर रहे हैं। और इस मौसम में बुलाने का ये रीज़न था कि अगर आप की जो नॉलेज है या जो आप स्प्रेड करना चाहते हैं, उससे अगर 50 आदमी भी प्रभावित होके उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो आई थिंक काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। धीरे धीरे बूंद बूंद से सागर बनता है और आपकी ये नॉलेज जो है वो इस देश के काम आ रही है। सो नाइस ऑफ यू, प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड आई एंजॉयड। मीनवाइल, नीरेन के लिए हमारी ये प्रार्थना हमेशा रहेगी कि आप अगले साल 10 करोड़ का टारगेट अचीव कर लें और you should be known as a pioneers in this industry as far as household product of rainwater harvesting is concerned. So with that, let's call it off. Thank you. Nice talking to you. Thank you so much for all your wishes and the opportunity. Any questions or anything which comes across, I will always be there to answer. Yeah, obviously. Will be a pleasure. Thank you. हम तो ये चाहते हैं कि इस पॉडकास्ट को देख के अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में से कोई आपको अप्रोच करें तो इट विल बी ए वंडरफुल बिगिनिंग, सो दैट सरकार तो एक माई बाप है और उसकी सोच बहुत बड़ी हो सकती है। सो आई एम श्योर दैट दैट कैन हेल्प अ लॉट। ठीक है जी, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, नाइस टॉकिंग टू यू। Thank you so much. Thank you, sir.